नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज वहां पर दौरा किया। सीएम ने धर्मनगरी का दौरा कर ऋषिकुल मैदान पहुंचकर वहां पर लगे रजिस्ट्रेशन स्टॉल का निरीक्षण किया और यात्रियों से मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। ये हमारा यहाँ से हरिद्वार से जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, पिछले दिनों क्योंकि अत्यधिक संख्या होने के कारण से ये संख्या सीमित की गई और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बीच में बंद किए थे और अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। और जिस प्रकार से धामों में अभी आसानी से और व्यवस्थित तरीके से दर्शन शुरू हो गए हैं, तो अभी कैपेसिटी 1500 की थी। आज बात करके उसको ऊपर सारी अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं और वहां पर और क्षमता से लोग दर्शन कर सकते हैं, तो इसको बढ़ाने पर हम लोग विचार करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है कि सभी दर्शन भी कर लें और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है, जो शुरुआत के दिनों में हुई है। आगे इस प्रकार से कोई भी परेशानी न हो लोगों को, क्योंकि जो भी यात्री आए हैं उनकी यात्रा आसानी से हो, कोई परेशानी उनको न हो, ये हमारी प्राथमिकता। हाँ, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे धामों पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि धामों की भी एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वहां से बात करने के बाद, क्योंकि जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं, अब इतनी गर्मी भी है और परेशानी भी है, दोनों चीजें हैं, उसको देखते हुए देख रहे हैं कि क्या अच्छा समाधान कहा है हमने कि अभी कूलर इत्यादि लगवा दें, थोड़ा यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था कर दें और अगर काउंटर लगाने की जरूरत हो तो और काउंटर लगा दें, क्योंकि जो आज एक दिन के लिए जो लोग आज रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं, रजिस्ट्रेशन फुल है, तो अगले दिन के लिए भी जो है उस व्यवस्था को कर दें, इससे कि कम से कम परेशानी हो। आज मैं बात कर रहा हूँ, मानसून के लिए हमारी तैयारियां लगातार हो रही हैं और क्योंकि मानसून आएगा तो उसके निमित्त जो भी व्यवस्था और अलग से एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी इन व्यवस्थाओं से। नहीं, हम सर्वे का सबका स्वागत करते हैं। अच्छा एग्जिट पोल आया है और हमें उम्मीद है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। विकसित भारत के संकल्प पर देश की जो 10 सालों में जन कल्याण की नीतियां चली हैं, गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियां चली हैं, देश दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। हर भारतवासी को आज इस पर गर्व है। माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने अपना मतदान किया और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी मतगणना स्थलों में खास इंतजाम किया गया है। मतगणना पारदर्शी और निष्पक्ष हो, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट नहीं है, वहां पर सुबह 8 बजे से ही ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में पोस्ट बैलेट की गिनती होनी है, वहां पहले पोस्ट बैलेट की गिनती होगी। कुछ ही घंटे बचे हैं और उत्तराखंड में जिस तरह का रुझान उत्साह है, सभी लोग इस और निगाहें गड़ाए हैं कि कौन सा रुझान किस सीट का सबसे पहले यहाँ पर आएगा और कौन कैंडिडेट जीतेगा। मतलब बातचीत करने के लिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन तो विजय कुमार जोगदंडे जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ रहेगा? पहले मतगणना स्टार्ट कैसे होगी सर? पोस्टल बैलेट से, ईवीएम से? कितने टीवी लगाएंगे? लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत हमारे 5 लोकसभा सीट पर कल 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। सर्वप्रथम जिन जनपदों में पोस्टल बैलेट की गणना होती है मुख्यालय आरओ मुख्यालय पर, वो 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। उसके उपरांत 8:30 बजे से ईवीएम की गणना प्रारंभ किया जाएगा। इन जनपदों में जहां पर पोस्टल बैलेट काउंट नहीं होता है, वहां पर 8 बजे से ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ हो सकती है, इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा काउंटिंग के लिए हम लोगों ने 884 काउंटिंग टेबल पूरे राज्य में व्यवस्था किया हुआ है, जहां पर हम लोगों ने मतदान कार्मिकों की ड्यूटी भी तैनात किया हुआ है। सभी कैंडिडेट के साथ एक बार एक बैठक भी संपन्न किया गया, जिसके माध्यम से उनको काउंटिंग की प्रक्रिया के बारे में और काउंटिंग की व्यवस्था के बारे में जानकारी दिया गया है। स्ट्रांग रूम ओपनिंग की व्यवस्था भी हमने उनको बता दिया है कि स्ट्रांग रूम ओपन करने के जो समय है वो 7 बजे से लेकर 7:30 बजे काउंटिंग शुरू होने से पहले ओपन किया जाएगा। उसमें उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी। साथ में वहाँ पे ऑब्जर्वर वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं और वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी वहाँ पे आवश्यक उनका उपस्थिति होगा। सभी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी किया जाएगा। इसके अलावा जो काउंटिंग सेंटर्स हमारे तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर 3 चरणों में वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है। पहले जो घेरा होगा वो सीएपीएफ के द्वारा मैन किया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के माध्यम से होगी। द्वितीय घेरे में स्टेट आर्म पुलिस के द्वारा तैनाती की जाएगी और तीसरे घेरे
घेरे में राज्य पुलिस बल के द्वारा तैनाती किया जाएगा। राज्य पुलिस बल के द्वारा जो तीसरा घेरा मैन किया जाएगा उसके भीतर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कोई मोबाइल कैमरा अथवा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा उसके पास में अगर कोई वैध प्रवेश पत्र हो अथवा उनके पास में कोई ID कार्ड उपलब्ध, उसके आधार पर ही अनुमति होगी प्रवेश करने की। क्या सर इस बार कुछ सियासी दलों के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ नई SOP जारी करी है कि अंदर कौन कौन जा सकता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलावा और कौन कौन? देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी, उनके अधिकृत इलेक्शन एजेंट, उनके द्वारा नियुक्त काउंटिंग एजेंट्स वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी की ओर से प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर उसके पास कोई वैध प्रवेश पत्र ना हो तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके जो प्रत्याशी उनका अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा जो ड्यूटी पर तैनात कार्मिक होता है वो अपने नियुक्ति पत्र के साथ वहाँ प्रवेश कर सकता है। उसके लिए नियुक्ति पत्र संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। सर इस बार पोस्टल बैलेट अब तक कितने आयोग के पास पहुंच चुके हैं और क्या कुछ रहेगा सर? संभावना किसकी है कि कौन सी लोकसभा सीट का रिजल्ट सबसे पहले घोषित हो सकता है? देखिए, 5 लोकसभा सीट में जो मतगणना का रिजल्ट होगा वो 2 से 2 बजे तक आने की संभावना हम मान रहे हैं। लेकिन जहां पर पोस्टल बैलेट संख्या अधिक है, उदाहरण के लिए पौड़ी और अल्मोड़ा में, वहां पे 3 से 4 बजने की संभावना है और उसके उपरांत फिर वीपैट काउंटिंग का भी एक व्यवस्था होती है, तो उसमें भी समय लगने की संभावना होती है। बट मेरे ख्याल से 3 से 4 बजे तक अंतिम रिजल्ट सभी जनपदों में आ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, विजय बाद में जो विजय जुलूस होते हैं उन चीज़ों को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि उन जगहों पर व्यवस्था खराब ना हो मतगणना स्थल पर? सभी जनपदों में धारा 144 लागू होती है काउंटिंग प्रक्रिया संपन्न होने तक। उसकी जानकारी सभी दलों को दिया गया है। सभी से अनुरोध भी किया गया है कि जुलूस निकालने के लिए सीमित संख्या में जुलूस का अनुमति आप पहले प्राप्त कर ले अपने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से या पुलिस अधीक्षक से। उसके उपरांत ही उसको जुलूस में प्रतिभाग किया जाए और कोई भी हुड़दंग या कोई भी अन्यथा अव्यवस्था ना फैले, इसका ध्यान रखा जाए। थैंक यू बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि सभी जगहों पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सभी सियासी दलों के डेट्स में उनको भी सारे नियम बता दिए गए ताकि किसी प्रकार से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। कैमरामैन अफसर साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। यह कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में यह हवाला दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी, यानी कि 6 जून तक लगातार आचार संहिता बनी रहेगी। ऐसे में 3 महीने के लिए यह कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए यह कहा कि सरकार को निकाय चुनाव में अपनी हार का डर है, इसलिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि 6 तारीख तक आचार संहिता है और 1 तारीख को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिस पर चुनाव की बाध्यता का कोई प्रश्न ही नहीं। उन्होंने कहा कि नगर निगम या फिर नगर पालिका को बिना प्रशासन के नहीं रखा जा सकता, इसलिए एक अवधि के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया है। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराए उसके लिए पार्टी और सरकार दोनों तैयार। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूं मैं, 6 तारीख तक आचार संहिता है। 1 तारीख को प्रस्ताव कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इससे चुनाव की बाध्यता में कोई प्रश्न नहीं है। मतलब 4 दिन भी 5 दिन भी किसी भी नगरपालिका नगर निगम को बिना प्रशासन रखा नहीं जा सकता, इसलिए एक अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ाया। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराएगा तो दल भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूं मैं, 6 तारीख तक आचार संहिता है। 1 तारीख को प्रस्ताव कार्यकाल समाप्त हो रहा था। इससे चुनाव की बाध्यता में कोई प्रश्न नहीं है। मतलब 4 दिन भी 5 दिन भी किसी भी नगरपालिका नगर निगम को बिना प्रशासन रखा नहीं जा सकता, इसलिए एक अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ाया। निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराएगा तो दल भी तैयार है और सरकार भी तैयार है। पहली बात। तो वहीं 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि पार्टी ने उन सभी के नामों की सूची फाइनल करके भेज दी है जो मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि सभी काउंटिंग एजेंट को मतगणना स्थल पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सभी कांग्रेस एजेंट को मतगणना पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
गणेश गोदियाल ने यह कहा कि कांग्रेस एजेंट तब तक अपनी सक्रियता बनाए रखें जब तक ईवीएम काउंटिंग पूरी होने के बाद स्ट्रांग रूम में न रख दी जाए। मतगणना केंद्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे जो मतगणना टेबल पर पैनी नजर पल पल बनाए रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी मतगणना की टोली हमने बना दी है और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर मतगणना होनी है। उसके लिए कौन एजेंट बनेंगे उस सब के नामों की सूची हमने प्रांत में मंगा ली है। और मुझे विश्वास बताते हुए खुशी है कि हम कल या परसों पुनः एक बार जिला स्तर पर उनसे वर्चुअल मीटिंग करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष और पूरे समय मतगणना में हमारे जो एजेंट है मतगणना एजेंट वो उपस्थित रहे। आरओ टेबल पर विशेष रूप से विशेष ध्यान दिया जाए और फॉर्म 17C हमारे द्वारा जो कार्यकर्ताओं ने मतदान के दिन जिनको प्राप्त हुआ था उसके साथ हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम जाने वाले और उत्साह के साथ कार्यकर्ता मतगणना में लगेगा। 5-0 कांग्रेस। इसके साथ साथ कोई भी अगर आपको ऐसी स्थिति पता लगती है कि जिससे लगता है कि मतगणना को उसको गलत तरीके से प्रभावित हो रही है, उसमें मतगणना प्रभावित हो रही है, तो आपको आरओ टेबल पर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं आपको उन्हें सूचित करना है। इसके साथ साथ मैंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे कुछ वरिष्ठ साथियों को अपॉइंट किया है। जैसे वहाँ पर टेहरी में मैं श्री अश्वनी बहुगुणा जी को भेज रहा हूँ। पौड़ी में मैं चूँकि स्वयं हूँ इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं करता चुनाव आयोग कि मैं दूसरा किसी को भेजूँ। इसके साथ साथ वहाँ पर हल्द्वानी में हिमांशु जोशी जी को भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में वीरेंद्र मिंगवाल जी को भेज रहा हूँ और चमोली में लखपत बुटोला जी को भेज रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात हो कि जो आरओ या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो आपकी बात से सहमत न हो, न मान रहे हो, तो ऐसे में आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और ये लोग वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं कि आप लोग ये डिसीजन लीजिए। ये लोग मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करने के बाद जो भी अंतिम डिसीजन होगा उसके बारे में हम लोग फैसला ले सकते हैं। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें करण माहरा ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर फिर सवाल खड़ा किया है। अल्मोड़ा का हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा कि जिला निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा में 48.82 लगभग 49% मतदान बताया है। भारतीय चुनाव आयोग यह कहता है कि 48.74 यानी कि 49% के आसपास मतदान हुआ है, जो कि एक गंभीर मामला बन जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार मतगणना में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो उस पर पैनी नजर बनाए रखें और मतगणना से पहले दिखाए जा रहे एग्जिट पोल पर भी करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा कि एक सर्वे दिखा रहा है कि हिमाचल में 6 से 8 सीटें बन रही हैं, जबकि सीट 4 ही है। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 16 से 19 सीटें दिखाई जा रही हैं। आचार संहिता के बीच कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। संसद की सुरक्षा में बदलाव अचानक किया गया है। यह इशारा है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पोलिंग बूथ में जब हम लोगों ने अपने पोलिंग एजेंट्स बैठाए थे तो काउंटिंग में भी जाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हम 17C की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी ने जो एक्स्ट्रा ईवीएम गई थी और जो ईवीएम्स थी उसकी हिस्ट्री होती है, उसमें दस्तखत कराए। हम मांग कर रहे हैं कि उनकी भी जांच हो और रैंडम एटलीस्ट 100 में से कम 10 मशीनों की हिस्ट्री जो है, जो वहाँ अधिकारी पीठासीन अधिकारी थे उन लोगों के जिसमें दस्तखत है, वो काउंटिंग एजेंट्स के सामने काउंटिंग से पहले लाए जाएं और कम से कम हर 100 में से 10 से 15 रैंडमली मशीनों को उनके बूथ वाइज चेक किया। एक सर्वे दिखा रहा है कि हिमाचल में एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 6 से 8 सीटें, जबकि हकीकत यह है कि हिमाचल में कुल सीटें 4 हैं। इतने उत्साह में हैं एग्जिट पोल दिखाने के कि 6 से 8 सीटें दिखा दी गई हैं। ये आप लोग चाहें तो इसकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। हरियाणा में आप सबको पता है कि केवल 10 सीटें हैं, उसमें 16 से 19 सीटें एनडीए की दिखाई हैं। 16 से 19 सीटें। उसके अलावा आप सबको पता है
बिहार में एलजेपी जो है वो केवल 3-4 सीटों में लग रही, उसको 5 सीटें जीती दिखा रहे हैं। तो वहीं 4 जून को होने वाली मतगणना के दिन राज महाविद्यालय में तैनात 16 कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इलेक्शन एजेंट ने निर्वाचन विभाग को पत्र देकर इस संबंध में शिकायत कर उन्हें ड्यूटी से हटाने की मांग की है। जिसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने इन सभी लोगों को ड्यूटी से हटा दिया। कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर बातचीत की। गणेश गोदियाल ने कहा कि मतगणना के दिन पूरी सुरक्षा के साथ पारदर्शिता से मतगणना होनी, ऐसे में कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों पर बेवजह गड़बड़ी का शक करना सही नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा समर्थक या फिर उनके रिश्तेदार भी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि जो भी कर्मचारी मतगणना में ड्यूटी दे रहा है उसे मालूम है कि उसे कानून और चुनाव आयोग और संविधान का ईमानदारी से पालन करना है। मुझे अभी पता लगा कि राठ महाविद्यालय के करीब 16 कर्मचारी थे कि जिनको के मतगणना में पहले ड्यूटी पे लगाया गया, ट्रेनिंग दी गई। आज अचानक ये पता लगा कि उनको हटाया गया। मैं अभी विभिन्न जो मेरी क्वेरीज थी उनके बारे में जिलाधिकारी महोदय को मिलने गया यहाँ पर पौड़ी में, और ये भी बात मैंने कही कि भाई ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके चीफ इलेक्शन एजेंट ने कल रात को लिखित में प्रतिवेदन दिया कि इस काउंटिंग में राठ महाविद्यालय के कर्मचारियों को हटा लिया जाए, इसलिए कि उनकी निष्ठा किसी प्रत्याशी के प्रति हो सकती है, मतलब मेरे प्रति हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि चुनाव की ड्यूटी में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति, उसकी निजी निष्ठा किसी के प्रति हो सकती है, लेकिन उसको इतना आभास होता है, इतना ज्ञान होता है कि उसकी वहां पर ड्यूटी के दौरान निष्ठा चुनाव आयोग के प्रति और कानून के प्रति है, संविधान के प्रति है। तो लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब 4 जून यानी कल चुनाव नतीजे आने हैं, जिसकी काउंटिंग भी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और मतगणना स्थलों पर काउंटिंग शुरू तो हो जाएगी। ऐसे में मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस द्वारा चाक चौबंद कर दी गई। आपको बता दें कि दून पुलिस द्वारा महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया गया है। 4 तारीख को मतगणना की जाएगी पूरे भारतवर्ष में। तो जो हमारा देहरादून का स्ट्रांग रूम है उसको मतगणना को लेकर जो है हमारे द्वारा पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। हमारा जो ड्यूटी चार्ट है वो भी तैयार हो चुका है और एसएसपी महोदय के द्वारा जो है पूरा भ्रमण भी कर लिया गया था हमारे साथ। जहां जहां डीएफएमडी लगाने हैं वो भी जगह चिन्हित कर ली गई है। बैरिकेटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो भी पूरी हो गई थी। जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी उनको निर्देशित कर दिया गया था वहां भी बैरिकेटिंग पूरी लगाने के लिए। इसके अलावा हमारी ड्यूटियां जो है चाहे वो पार्किंग की हों और चाहे वो बैरियर की ड्यूटियां हों और चाहे वो इनर कॉर्डन मतलब जो मतगणना के अंदर और मतगणना स्थल के बाहर, वो पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल सुचारू रूप से और निर्विघ्न जो है हमारी मतगणना बिल्कुल संपन्न हो। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होने वाला है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यह कहा कि मतगणना के लिए पुलिस प्रशासन का ड्यूटी चार्ट तैयार हो गया है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों का ब्यौरा रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की गई है उसके संबंध में आज देहरादून की जिलाधिकारी और एसएसपी की अध्यक्षता के सभी अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग रखी गई है, जिसमें एसओपी के अनुसार सबको जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कल लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना होगी, तो उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हमारे द्वारा जो हमारा कल का जो ड्यूटी चार्ट है वो भी तैयार कर दिया गया है। उसमें संबंधित अधिकारी हैं और कर्मचारीगणों की ड्यूटी जो है पॉइंट वार जो है वो लगा दी गई है। इसमें पार्किंग की ड्यूटी भी है, जो बैरियर ड्यूटी है वो भी है और जो मतगणना स्थल का जो आउटर कॉर्डन है उस पर भी ड्यूटी लगाई गई है। और सभी की चाहे वो मतगणना अधिकर्ता हों और जो हमारे मतदान कार्मिक हैं और जो अधिकारीगण हैं सभी की पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं और जो भी एसओपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतगणना को लेकर उसका भी पूर्णतः जो है पालन किया जाएगा। इसी संबंध में आज सायं जो है वो जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के द्वारा सभी
कर्मचारियों की और अधिकारियों की ब्रीफिंग भी रखी गई है। उसमें भी जो दिशा निर्देश हैं, जो भी SOP है, उसके संबंध में विस्तार से उनके द्वारा जो है कर्मचारियों को ब्रीफ किया जाएगा। तो 4 जून को देश भर में मतगणना होना है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए सभी मतगणना केंद्र में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई। 4 जून को होने वाली टिहरी लोकसभा की काउंटिंग केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता ने। देखिए, देश भर में 7 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करूं तो पहले चरण में ही यहां पर मतदान पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रत्याशी ये आशा लगा रहे थे कि कब उनका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा और 4 जून की इसकी डेट जो फाइनलाइज की गई थी वो कल होने जा रही है। अभी हम मौजूद हैं टिहरी लोकसभा सीट की जहां काउंटिंग होनी है और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो करीब सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जिसके तहत जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से तैनात किया गया है, क्योंकि स्ट्रांग रूम को करीब 1 महीने से पूरी तरह से प्रोटेक्शन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आकर जो चुनाव का माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। वहीं अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में 884 जो EVM टेबल्स हैं लगाई जाएगी। इसके साथ साथ 334 जो पोस्टल बैलेट टेबल्स हैं वो लगाई जाएगी और करीब एक टेबल में 3 से 4 जो कर्मचारी है वो वहाँ पर तैनात किया जाएगा और इसके तहत करीब पूरे प्रदेश भर में 3000 जो कर्मचारी हैं वो जो पूरी काउंटिंग है उसको अंजाम देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कोशिश ये की जाएगी कि पूरा चुनाव हो पारदर्शी तरीके से हो और प्रत्याशी भी इंतज़ार कर रहे हैं कल का यानी कि 4 जून का कि कब उनकी जो EVM की जो पेटियां हैं वो खुलेगी और जो जीत और हार का फैसला है वो साफ तौर पर सबके सामने होगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो वोट काउंटिंग से पहले लगातार दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे प्रचंड बहुमत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि संतों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातन को लेकर किए गए कामों के सहारे संत इसे सनातन की एक बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने इसे सनातन की बड़ी जीत बता दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संवाददाता विकास चौहान। देखिए, वो दिन आने वाला है जब जो परिणाम हैं वो घोषित होंगे लोकसभा के। इससे पहले जो एग्जिट पोल हैं वो एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोदी एक बार फिर से तीसरी बार शपथ यहाँ पर लेंगे, जिसके तहत हम यहाँ पर मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ। उनसे ही जानेंगे कि ये जो आंकड़े हैं किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से। देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं, ये करेक्ट पोल है, बिल्कुल सही है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, जो भी आप आंकड़े देख रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने भी पूरे भारत में घूम के देखा है, सभी भारतवासी मोदी जी से प्रेम करते हैं, इसीलिए ये कहने में कोई संशय नहीं है, ये कहने में कोई बुराई नहीं है। कल का आज की रात है, कल तो आप देख ही लेंगे। कल हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आंकड़ा होगा वो 400 पार का होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से विपक्ष ने भी अपने दावे किए थे पूरे चुनाव के बीच, कई प्रलोभन भी दिए जनता को, उसका क्या असर देखते हैं और क्या वजह है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जाएगी? आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना कार्य किया, जो विकास का काम किया, पूरे भारत में विकास का काम किया है, सनातन पे काम किया है, तो इसीलिए जितने भी भारतीय सभी उन्हीं को चाहते हैं कि उनकी ओर एक बार सरकार बने। क्यों चाहते हैं? जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा राम मंदिर जो 500 साल से डिस्प्यूटेड था उसका कार्य पूरा हो गया। आपने काशी विश्वनाथ को देखा, आपने महाकाल में जो है उज्जैन में महाकाल लोक है वो बना। भारत में जितने बड़े बड़े मठ, जितने बड़े बड़े मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, सभी का विकास हुआ। और आपने देखा पूरे भारत में एम्स बने, पूरे भारत में शिक्षा पे काम हुआ। तो मेरा ये कहना है जब इतना कार्य हो रहा है तो सभी भारतीय स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप जब तीसरी बार जैसे जीतेंगे तो क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या संतों की उम्मीदें हैं? इस बार कौन से वो बड़े निर्णय हैं जो इस बार मोदी जी लेंगे? उम्मीदें तो हमारी बहुत है। उम्मीदें यही है कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है
उम्मीदें बहुत है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इस बार जो फैसले होंगे ऐसे फैसले होंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, कल के बाद सब आप देख लेंगे कल क्या होगा। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी। जहां एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता खुश हैं तो वहीं संतों के बीच भी जो एग्जिट पोल हैं उनको लेके खुशी यहां पर देखते ही बनती है। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। एक दिन बाद तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।